नमस्कार दोस्तों। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं द विस्परिंग फार्म के एपिसोड 5, वो किसान जो कभी गया ही नहीं, कि इस गहरी चर्चा में। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां सब कुछ पलट जाता है। हम यहाँ ट्रैक करने वाले हैं अमित का सफर, एक साधारण लड़के से अपनी मर्जी से एक चोजन चाइल्ड बनने तक का सफर। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग एपिसोड है। कहानी की शुरुआत अटारी में मिली उस रोंगटे खड़े कर देने वाली 80 साल पुरानी भविष्यवाणी से होती है। राम प्रसाद शर्मा के ये शब्द कि सामना करने वाला इस खून और इस मिट्टी का बच्चा होना चाहिए, एक ही पल में आने वाले खतरे को सेट कर देते हैं। ये कोई मामूली डायरी की लाइन नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर इशारा है कि आगे क्या तूफान आने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, अटारी के रहस्य, रोमांच की पुकार। ये टाइमलाइन एकदम शानदार तरीके से बताती है कि कैसे 80 साल पुराना रहस्य सीधे आज की असलियत से जुड़ रहा है। जरा सोचिए, 1942 में राम प्रसाद का उस दरवाजे को खोजना और सील करना, फिर दशकों बाद मीरा का उसमें फंसना, और अब प्रेजेंट डे में पापा और अमित को अटारी में वो चमड़े की किताब मिलना। ये सब एक ही लूप का हिस्सा है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यहाँ आकर पापा को जो झटका लगता है ना, वो सच में डरावना है। उन्हें अचानक रियलाइज होता है कि उनके दादाजी ने ये फार्म हाउस कोई खेती करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि जमीन के नीचे मौजूद उस प्राचीन और भयानक चीज को कैद रखने के लिए बनाया था। ये फैक्ट ही अपने आप में कितना खौफनाक है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक दोहरा जीवन जीता रहा, एक ऐसा पहरेदार बनकर जिसके बारे में उसके खुद के परिवार तक को कोई भनक नहीं थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा गया ये नोट बहुत अहम है। जब अमित इन शब्दों को पढ़ता है तो मानो पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। उस वक्त उसको ये एहसास होता है कि मौत के करीब खड़ा एक इंसान 80 साल पहले असल में उसी के बारे में लिख रहा था। वो चोजन चाइल्ड कोई और नहीं, अमित खुद है। और इसके बाद हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, जमीन बोलती है, इंद्रियों की सीमा पार। अब ये अर्थ वॉइस यानी जमीन की आवाज का जो डिस्क्रिप्शन है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये कोई ऐसी आवाज नहीं है जो कानों से सुनाई दे, बल्कि ये पैरों के तलवों और हड्डियों में महसूस होने वाली एक गहरी भिनभिनाहट है, जैसे एक साथ हजारों लोग फुसफुसा रहे हों। मीरा भी इस बात को कंफर्म करती है कि यही आवाज सुन पाना चुने हुए बच्चे की सबसे बड़ी और आखिरी निशानी है। फिर अचानक से वो भिनभिनाहट एकदम साफ शब्दों में बदल जाती है। एक लहर सी उठती है और अमित को बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है कि मक्के के खेतों को सब याद है, उससे पूछो कि उसने क्या देखा। बस इस आवाज को सुनते ही अमित किसी गहरे वशीकरण की तरह, पागलों की तरह बाहर खेत की तरफ दौड़ पड़ता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मक्के में यादें, 1942 के दृश्य। जैसे ही अमित अपने हाथ मक्के के डंठलों पर रखता है ना, उसके दिमाग में 80 साल पुरानी यादों का एक पूरा सैलाब आ जाता है। वो लिटरली राम प्रसाद को 1942 में उन डंठलों को सुनते हुए देखता है। उस प्राचीन दरवाजे की खोज, आधी रात के वो गुप्त अनुष्ठान, और आखिर में मक्के के सामने राम प्रसाद का वो सनसेट के वक्त किया गया कन्फेशन कि वो आखिरी सील लगाने में फेल हो गए। ये सारी चीजें अमित सीधे तौर पर महसूस करता है। ये दृश्य एकदम सिनेमैटिक है। मक्के के जो डंठल सालों से मुड़े और टूटे हुए थे, वो अमित की मौजूदगी से चुपचाप अपने आप सीधे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन और पूरी प्रकृति उसके सम्मान में खड़ी हो गई है और उसके अगले आदेश का इंतजार कर रही है। और तभी जमीन की गहराई से एक पुरानी भारी आवाज सिर्फ एक शब्द कहती है, टुनाइट, यानी आज रात। ये एक अकेला गूंजता हुआ शब्द पूरी कहानी को अचानक एक डरावने काउंटडाउन में बदल देता है। अब कोई कल नहीं है, जो भी करना है आज ही करना है। जो हमें ले आता है चौथे हिस्से पर, द फाइनल चॉइस, सील के नियम समझना। उस प्राचीन शैतान को हमेशा के लिए कैद करने की जो प्रोसेस है ना, वो जितनी सिंपल है उतनी ही भयानक भी। इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, अंडरग्राउंड फव्वारे के पास अकेले खड़े होना। दूसरी, पुरानी भाषा में 3 खास वाक्य बोलना। और तीसरी, जो सबसे मुश्किल है, बिना किसी डर के हर शब्द को पूरे दिल से मानना। अगर दिल के किसी एक छोटे से कोने में भी डर रह गया ना, तो सील हमेशा के लिए टूट जाएगी। यहाँ आकर कहानी एक बहुत ही गहरा इमोशनल मोड़ लेती है। डायरी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में लगभग ना दिखने वाली स्याही में राम प्रसाद ने अमित का नाम लिखा था।
सच में ये बहुत गहराई से हिट करता है कि 80 साल पहले एक मरते हुए इंसान ने अमित का नाम लिखा और कहा, मुझे तुम पर अभी से गर्व है। एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि राम प्रसाद को अमित के आने का ही इंतजार था। और अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, अंधेरे में प्रवेश, आधी रात की दहलीज। अब अमित के हाथों में एक गहरी बैंगनी यानी डीप पर्पल चमक जागने लगती है। ये चमक मीरा की पिछली चांदनी जैसी सफेद चमक से बिल्कुल अलग है। ये पावर कुछ ऐसी महसूस होती है जैसे किसी बहुत भयानक तूफान के आने से ठीक पहले की खामोशी होती है ना, बिल्कुल वैसी। जमीन की असली ताकत अब पूरी तरह से अमित के हाथों में आ चुकी है। इस सीन का इमोशनल वेट बहुत हैवी है। माँ तो अमित को तुरंत कार में बैठकर भाग जाने का ऑप्शन देती हैं, लेकिन अमित उस सदियों पुरानी चीज का खौफनाक वजन महसूस करने के बावजूद एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं जाने का चुनाव करता हूं। और पता है, जैसे ही वो ये कहता है, पूरा खेत तालियों की गड़गड़ाहट की तरह सरसराता है। अमित बिना किसी डर के अपनी डेस्टिनी चुन लेता है, जो उस आखिरी सील की सबसे बड़ी और जरूरी शर्त थी। यहाँ दोनों सिचुएशंस के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ डरा हुआ परिवार सुरक्षित किनारे खड़ा है, जहां पापा ने उस डायरी को एक कवच की तरह सीने से लगा रखा है, और दूसरी तरफ अमित है, जो उस खौफनाक दरवाजे की ओर आगे बढ़ रहा है। पर वो अकेला नहीं है। आधी रात के उस अंधेरे में अमित, बिस्किट और मीरा तीनों एक साथ उस बगीचे के दरवाजे के अंदर कदम रख रहे हैं, जबकि वो प्राचीन शैतान अब पूरी तरह जाग चुका है और उसकी वजह से जमीन बुरी तरह कांप रही है। ये एक ऐसा क्लिफहैंगर है जो दिमाग में अजीब सी बेचैनी छोड़ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। बगीचे की वो प्राचीन चीज, वो डरी हुई नहीं है, और सबसे भयानक बात ये है कि वो भी अमित का नाम जानती है। तो अंदाजा लगाइए, जब अमित वो 3 वाक्य बोलेगा तब असल में क्या होगा? क्या सील काम करेगी? खैर, इस चर्चा के लिए बस इतना ही। इन सवालों और सीन्स को दिमाग में रखिए और हम जल्दी मिलेंगे कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक फिनाले में।